जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज किया है आपने स्माइल सेट का सेकंड पेपर यानी कक्षा 12 भूगोल का सेकंड चैप्टर, सेकंड टेस्ट और सेकंड चैप्टर आज आपने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर आज बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उस पेपर को हल करते हैं और पेपर को हल करने के बाद आपको मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और नंबर शेयर करने हैं, ताकि अगली जो हमारा सेशन होगा उसमें आपके परिणाम पर हम बात कर सकेंगे। आज के इस वीडियो क्लास में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा भी, मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आंसर लिखूँगा नहीं, मैं आपको वर्बली उसका उत्तर बताऊंगा और कैसे क्या लिखना है, क्योंकि उत्तर कई जगह बड़े हैं तो वीडियो लंबा नहीं बने, इसलिए मैं बोलकर आपको इसके उत्तर बता रहा हूं। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और मिलान करें। और आप अब टीचर की भूमिका में हैं। आप दोपहर में स्टूडेंट की भूमिका में थे और अब टीचर की भूमिका में। बहुत आनंद आएगा और आपने पहले टेस्ट को बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न किया। उम्मीद करता हूँ वही उत्साह आपने इस पेपर में भी बनाए रखा होगा। और आज के पेपर में जो 16 प्रश्न आपके सामने आए हैं वो बहुत ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारा उद्देश्य है बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी से करें। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर टाइम कम है, सिलेबस पूरा करवा दो। देखिए बेटा, सिलेबस तो हम चाहें तो 15 दिन में पूरा हो जाए, लेकिन सिलेबस पूरा करने से कहीं ज़्यादा मेरा मानना है ये ज़्यादा अच्छा ये रहेगा भी हमने अब तक जो चैप्टर कर लिए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लें। बात एक कि आप सिलेबस पूरा करके लर्न करो या सिलेबस के साथ साथ करो, उसमें हर आदमी का अपना अलग अलग सोचना है। आप स्कूली सिस्टम में हो तो आपको लगता है पहले सिलेबस पूरा होना चाहिए, लेकिन मेरा हमेशा मानना है जो प्रक्रिया मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये हमेशा मैं मेरे स्कूल में करता हूँ। एक चैप्टर हुआ, टेस्ट हुआ, फिर चैप्टर हुआ, टेस्ट हुआ, मैं इसी गति से अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, न कि इस बात पर जोर देता हूँ भी पहले सिलेबस पूरा करेंगे फिर हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य बच्चों की समझ को विकसित करना है। तो चलो ज़्यादा अब समय नहीं लेते हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं और टीचर की जिम्मेदारी, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अब टीचर की भूमिका में हो, तो बन जाइए टीचर और निकालिए अपनी गलतियां और गलतियों के अकॉर्डिंग नंबर काट लीजिए और खुद को समझा दीजिएगा भी आपने ये गलती क्यों की, किस वजह से हुई, भविष्य में वो गलती नहीं हो, इस बात का आपको विशेषतः ध्यान देना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जनजातियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कोई दो। देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर है भी आपसे दो पूछी है, मैं आपसे 4-5 इसके जो मुख्य आधार है वो बताता हूं। जनजातियां पूछा है, किसी पर्टिकुलर जनजाति का नाम लेके आपसे नहीं पूछा है। तो कॉमन जनजातियां जो भी है, ट्राइब्स, उनके बारे में है। तो आप इसमें क्या क्या उत्तर लिख सकते हो? आप लिख सकते हो खाद्य संग्रहण, आप लिख सकते हो आखेट, आप लिख सकते हो पशुचारण, आप लिख सकते हो आदिम निर्वहन कृषि या स्थानांतरित कृषि या दीपा कृषि, उनका उल्लेख कर सकते हो, या घुमक्कड़ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 5 प्रकारों में से आप कोई भी 2 आधार यहां पर लिख सकते थे। अगर आपने खाद्य संग्रहण, आखेट, पशुचारण, आदिम निर्वहन कृषि या स्थानांतरित कृषि और घुमक्कड़ के अंतर्गत इनमें से कोई भी 2 आधार लिखे हैं तो आप आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर अपने आप को दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख जनजाति का नाम लिखिए। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, उत्तर आपका सही हुआ होगा बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है बुशमैन जनजाति, सही है तो 1 नंबर प्रदान कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, हारपून या हारपून क्या है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको पढ़ते ये दिमाग में आ जाना चाहिए भी ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है या किस चैप्टर का ये प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में। तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना था, एस्किमो जनजाति द्वारा सील मछलियों के शिकार में काम आने वाला
भालानुमा हथियार है जो रस्सी से बंधा होता है। ये इसका राइट आंसर है। और अगर आपने एस्किमो जनजाति द्वारा मछलियों के शिकार में काम आने वाला भालानुमा हथियार लिखा है तब भी सही है। आपने एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार में काम आने वाला हथियार या यंत्र शब्द लिखा है तब भी आपका उत्तर सही है। तो उस हिसाब से आप प्रश्न को चेक करें और 1 अंक प्रदान करें। आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा है एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम। तो सीधा एक शब्द का उत्तर है एल्यूट भाषा। एल्यूट भाषा। आप पूरी लाइन लिखेंगे, एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम डैश करके आगे लिख दें एल्यूट भाषा। और अगर सही है तो गुड का निशान लगाएं और 1 अंक प्रदान कर दें। पांचवा है बेचुआनालैंड कहां स्थित है। स्थिति पूछी है आपसे, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं। पहले मैं पूरा आंसर अगर किसी बच्चे ने लिखा है तो वो लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र बेचुआनालैंड कहलाता है। ठीक है। या आप सिर्फ अगर इसमें आपने इतना भी लिखा है अफ्रीका महाद्वीप में तब भी सही है। बेचुआनालैंड कहां स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में, यह भी सही है। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र है, इतना लिखा है तब भी सही है। और पूरा लिख दिया है तब भी सही माना जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपने अंक प्रदान कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन और आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है। तो अच्छे से आपके उत्तर दिमाग में आ गया होगा, बुशमैन जनजाति। तो छठे प्रश्न का उत्तर है बुशमैन जनजाति। अंक प्रदान करें और आगे बढ़ें। सातवां प्रश्न है बुशमैन बड़े पशुओं का शिकार कैसे करते हैं, कोई 2 तरीके। अब देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है ये। बुशमैन बड़े पशुओं का शिकार कैसे करते हैं, इसके कुछ मेथड हैं। पहले मैं उन चारों प्रकार के मेथड का नाम बता देता हूं, उसमें से कोई 2 आपने लिखे हैं तो सही है। पहला है कीचड़ में धंसाकर, दूसरा है फंदों में फंसाकर, तीसरा तरीका है गड्ढों में गिराकर और चौथा है विषाक्त जल पिलाकर। ये 4 तरीकों से बुशमैन जनजाति है वो बड़े पशुओं का शिकार करती है। इनमें से कोई भी 2 लिखे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तीर कमान वो तो हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो तो उसके यंत्र उपकरण हैं जिनकी वजह से वो शिकार करते हैं। लेकिन यहाँ उसने शिकार करने के तरीके पूछे हैं। तो इन चारों में से आप कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर, इन चारों में से कोई 2 लिखने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इस पेपर में 2 पूछे हैं, आपको अधिकतम याद रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है भीलों के बड़े गांव को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। तो यहां बड़े गांव को पूछा है तो पाल, और अगर आपको पता है छोटे गांव का पूछते तो उसे फला कहा जाता है। तो पाल लिखा है तो नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। 9वां प्रश्न है अटक क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अटक क्या है आपको पता है, ये भील जनजाति से संबंधित प्रश्न है। इसका उत्तर पर बात करते हैं। भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है। भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है, या इस पर और इजी कर सकते हो, भीलों के पितृवंशीय गोत्र है। अटक क्या है, भीलों के पितृवंशीय गोत्र है, वो अटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार भील शब्द आ जाए और पितृवंशीय गोत्र शब्द आ जाए तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। उस हिसाब से ही अंक प्रदान कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है गोंड जनजाति के 2 मुख्य खाद्यान्नों के नाम लिखिए। तो गोंड जनजाति के स्पेशली आपको पता है जो स्थानीय जो उनके अनाज है उनके 2 नाम आपको याद होंगे, आपने अच्छे से पढ़े हैं। वीडियो में भी मैंने उसको अच्छे से क्लियर किया है, बुक से भी आपने पढ़ा होगा। कोदू व कुटकी, कोदू व कुटकी जैसे जो स्थानीय अनाज है वो गोंड जनजाति के 2 मुख्य खाद्यान्न कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है कोदू व कुटकी। और अगर कोदू और कुटकी में एक लिख के चावल भी अगर किसी ने लिखा है तो कोई बात नहीं, आप नंबर दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, एस्किमो के जीवन यापन में सील मछली के कोई 2 उपयोग लिखिए।
सील मछली के उपयोग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी एस्किमो जनजाति का। तो पहले तो आप ये सुनिए, सील मछली के आपकी किताब में कितने उपयोग दिए गए हैं, उनमें से कोई 2 लिखने हैं। तो आपकी किताब में 6 उपयोग दिए गए हैं। मैं पहले उनको एक एक करके आपको बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। पहला है खाने के लिए मांस, दूसरा है कपड़े बनाने के लिए खाल, तीसरा है तंबू बनाने के लिए खाल, चौथा है ईंधन के लिए चर्बी या सिर्फ ईंधन के लिए, पांचवा स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां, और छठा है धागे के रूप में तात प्राप्त होता है। तो ये 6 उपयोग दिए हैं। इन 6 में से कोई 2 आपको लिखने, खाने के लिए मांस यानी खाने में इस्तेमाल या भोजन में इस्तेमाल, इतना लिख दे। कपड़े बनाने के लिए खाल, या कपड़े में लिखा है कपड़ा बनाने में तब भी सही है, तंबू बनाने में लिखा है तब भी सही है, या पूरा तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए या ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए या स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां, धागे के रूप में या धागे के रूप में तात प्राप्त होती है। तो इन 6 में से अगर आपने कोई भी 2 उपयोग लिखे हैं तो आप आधा और आधा यानी 1 अंक प्रदान कर दीजिए। आगे बढ़ें। 12वां प्रश्न देखिए, गोंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। गोंड जनजाति में पुजारी को देबारी के नाम से जाना जाता है। देबारी के नाम से जाना जाता है। और अगर सही है तो 1 अंक प्रदान करें और आगे बढ़े। ये थे अपने 1 से वो 12 प्रश्न जो सभी 1-1 नंबर के थे। जहां कहीं 2 पूछे हैं वहां आधा आधा नंबर हो गया और वरना 1 नंबर। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। जैसे कि आपको पता है प्रश्न संख्या 13 से 16 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तो 13वां प्रश्न देखिए, एस्किमो और बुशमैन जनजाति की तुलना निम्नलिखित मदों के अंतर्गत कीजिए। 2 पॉइंट है, निवास गृह और वस्त्र पर आपको डिफरेंशिएट करना है एस्किमो और बुशमैन जनजाति को। देखिए, आप एस्किमो जनजाति लिख के उसका निवास गृह लिख दें, उसके वस्त्र लिख दें, फिर बुशमैन वाले लिख दें, या इस प्रकार अंतर वाला जो प्रश्न लिखें, तो मैं आपको चाहूंगा आप इसको इस तरीके से लिखें। आप पहले एस्किमो लिखें एक साइड में आप बुशमैन जनजाति लिखें। ठीक है, एक तरफ आपके एस्किमो हो गई और एक तरफ बुशमैन, और एक तरफ यहां आप पॉइंट लिख लें। जैसे पहला पॉइंट आपका है निवास गृह, तो 3 हिस्से हो गए टेबल के। तो आप यहां पर एस्किमो का और बुशमैन का ब्यौरा लिख देंगे इनके बारे में, और दूसरा पॉइंट आपका जब पहला पूरा हो जाए फिर वस्त्र में। इस प्रकार से अंतर लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहता हूं आप इस प्रकार ही लिखिएगा, आदत डाल लीजिएगा। ये नहीं अभी अगर आपने पहले एस्किमो के दोनों लिख दिए फिर बुशमैन के दोनों लिख दिए तो वो गलत है, लेकिन इसका इफेक्ट टीचर के ऊपर ज्यादा पड़ता है। अब बात ये आती है, भी हमारा प्रश्न तो 1+1 का है, यानी इसका मतलब आधा नंबर का एस्किमो निवास गृह, आधा नंबर का बुशमैन निवास गृह, आधा नंबर का एस्किमो वस्त्र और आधा नंबर का बुशमैन वस्त्र, तो हो गए अपने 2 नंबर। अब बात ये आती है भी हम इसमें कितना कितना उत्तर लिखें। आधे आधे नंबर के पॉइंट है, तो आप देखिए आपके जितना याद है वो लिख सकते हो, क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं तो आप अधिकतम लिखेंगे तो अच्छी बात है। आगे अगर यही प्रश्न 2 नंबर की बजाय 3 का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए तो आपको वो काम आए। लेकिन अब मैं आपको कहूं आधे आधे नंबर का है तो आपके इनमें मुख्य मुख्य बात आ जानी चाहिए। आपने पूरा विस्तृत नहीं लिखा है, क्योंकि आधे आधे नंबर की बातें हैं तो बहुत ज्यादा विस्तृत की लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इनकी मुख्य मुख्य बातें इसमें आ जानी चाहिए। एक एक करके अब इन पर थोड़ी सी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रश्न का उत्तर अंकों के आधार पर देना होता है, भी कितने नंबर का है उस हिसाब से। कहीं आधे नंबर का है और आप 1 पेज लिख के आ रहे हो तो टीचर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, भी ये तो शायद ज्यादा बकवास लिख रहा है, या इस बच्चे को ज्ञान नहीं है भी कितना उत्तर लिखना चाहिए। जैसे आप में से जो बच्चे RAS और IAS की तैयारी का सपना देखते हैं, जहां थ्योरिकल पेपर भी हमें देना होता है, वहां आपको चाहिए, आपको जैसे प्रश्न आ गया एस्किमो जनजाति का, आपको पूरी एस्किमो जनजाति की एक एक लाइन याद है, लेकिन प्रश्न 2 ही नंबर का है तो वहां शब्द सीमा फिक्स रहेगी, 20 शब्दों में देना है 30 में, तो न कम न ज्यादा। तो इसलिए ये भी एक टेक्निक है बच्चे की समझ को पकड़ने का, भी वो कितना उत्तर दे।
लेकिन जब हमें कम बात लिखनी होती है, छोटा प्रश्न है या कम अंकों का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों में मूल बात आ जानी चाहिए। वो आप इस तरीके से भाषा बनानी सीखें भी, शॉर्टकट रूप से उसको लिखें ताकि एक लाइन में ज्यादा बात हम लिख सकें। तो मैं तो अभी आपको इसमें पूरी बातें बताना चाहूंगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आप पहले जैसे एस्किमो के अंतर्गत आप कौन कौन सी बातें लिख सकते हो? आप इसमें लिख सकते हो एस्किमो के निवास गृह में कौन सी 4-5 बातें हैं, उनमें से आपको लिखनी चाहिए थी। इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों और खाल से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं। इग्लू से एक लंबी सुरंग अंदर आने और बाहर जाने के लिए होती है। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये अस्थायी तंबू में रहते हैं और 5-6 फीट भूमिगत और 2-3 फुट ऊपर उठी लकड़ी और व्हेल की हड्डियों से बने मकान को कर्मक कहते हैं। तो इतनी बात एस्किमो की आपने पढ़ी है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इनके मकान बर्फ, पत्थर और हड्डियों और खाल के बने होते हैं। सर्दियों में बने मकान इग्लू कहलाते हैं और इग्लू में आने जाने के लिए सुरंग होती है और गर्मियों में ये अस्थायी निवास में रहते हैं। तो यानी देखिए हमने 2 लाइन में इस बात को पूरा छोटा कर लिया। या शीतकाल में बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं और हड्डियों और लकड़ी के मकान है वो कर्मक कहलाते हैं। तो आप यानी मेन चीज जैसे इग्लू का जिक्र आना चाहिए और इनके मकान बर्फ, पत्थर और हड्डियों और खाल के बने होते हैं। ये 2 चीजों का उल्लेख इसमें जरूर आपको करना चाहिए। अब बात आती है भी बुशमैन में क्या लिखें। बुशमैन में आपने पढ़ा है भी ये हमेशा शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उस हिसाब से आप क्या लिख सकते हो भी ये अस्थायी निवास में रहते हैं, यानी घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, अस्थायी निवास में बने ये रहते हैं। जानवर की खाल और घास से बनी झोंपड़ियों में रहते हैं और सर्दियों में ये गुफाओं में रहते हैं। और अल्पकालीन गांव यानी थोड़े समय के लिए जहां ये गांव बसाते हैं 8-10 झोंपड़ियां बनाकर, उसे वेरफ कहते हैं। तो यहां आपको इनमें से कोई बात लिखनी है, विशेषकर आपको ये लिखना चाहिए भी इनके निवास स्थान अस्थायी होते हैं, जानवरों की खाल और घास से बनी झोंपड़ियों का ये इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। उसके बाद बात आती है वस्त्र के बारे में, यानी एस्किमो के वस्त्र और बुशमैन के वस्त्र। तो आपने क्या क्या पढ़ रखा है उनमें से आप देखिए क्या क्या लिख सकते थे भी। एस्किमो में आप लिखते भी इनके वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको पता, दिमाग में रखिए। गलती हुई है आज कोई बात नहीं, सुधारने का मौका है। ये टेस्ट हमें हमारी तैयारी को पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। आप हार मत मानिए, दुखी मत होइए, नंबर कट रहे हैं या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमारे समझ में आ रहा है भी आगे के चैप्टर हमें किस प्रकार से पढ़ने हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, या इस चैप्टर में जो कमियां रहेगी उसमें किस प्रकार से सुधार करना है। तो इनके वस्त्र मुख्यतः कैरिबो के बने होते हैं, कैरिबो की खाल से। दूसरा आप लिख सकते हो ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के जो वस्त्र हैं वो समान होते हैं। उसके बाद आप 3 शब्दों का उल्लेख कर सकते हो, तिमियाक, अनोहाक और कार्मिक या मुकुलस का। तो तिमियाक आपको पता है जर्सी नुमा बाहीदार वस्त्र होता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला अनोहाक होता है और सील मछली के खाल से बने जूते हैं वो कार्मिक या मुकुलस कहलाते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट हैं, इनमें से आप तिमियाक, अनोहाक का जिक्र कर दें और कैरिबो की खाल से बने होते हैं। तो इतना गिर आप लिख दीजिए तो बहुत अच्छा उत्तर बन जाएगा। इसी प्रकार बुशमैन में आप क्या लिखेंगे, पहला ये जरूर आप लिखिए ये वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। दूसरा, आप पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहनते हैं, स्त्रियां कमर के ऊपर चमड़े का जो चौकोर एप्रन है वो लटका कर रखती है अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए। और उसके बाद स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण वस्त्र और पढ़ा है आपने, चोगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहते हैं। तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, वो चमड़े की टोपी और जूते भी ये पहनते हैं। तो इनमें से 2-3 बातें आप यहाँ लिख दें। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखिएगा और इसी तरीके से आप अभ्यास कीजिए। अगर कोई गलती हुई है तो इसी प्रश्न को आप एक चीज सुन ले, आपने ये टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद जो आपसे गलत हो रहा है अगर यहाँ पर जगह है तो वहां पर सुधार कर दे। बड़ा प्रश्न है, यहाँ सुधार नहीं हो सकता, तो आप जहां टेस्ट खत्म हुआ है उसके बाद उसी प्रश्न को दोबारा लिखकर उसके सही उत्तर को आप जरूर लिख लें, ताकि आपकी परीक्षा तक बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो एक ही रजिस्टर में आ जाए और आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहे।
उम्मीद करूंगा मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में डालिएगा। उसके बाद है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि भील जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने से आए परिवर्तनों की समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर बच्चे क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप और निवास क्षेत्र और इनको तो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जहां आधुनिक संस्कृति से संपर्क की बात आती है उस प्रश्न पर ज़्यादा गौर नहीं करते। और इस प्रकार से जैसे मैंने भील का दिया है, आपसे एस्किमो का पूछ सकते हैं, गोंड का पूछ सकते हैं, बुशमैन का पूछ सकते हैं। तो मैंने अलग अलग वैरायटी देता हूं मैं प्रश्न, ताकि आपको पता चले भी हाँ ये सिर्फ भील का ही नहीं, इस तरीके से दूसरों का भी पूछ सकते हैं। ये अंतर सिर्फ एस्किमो बुशमैन का नहीं, एस्किमो और भीलों का भी पूछ सकते हैं, बुशमैन और भीलों का भी पूछ सकते हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंटों का नहीं औरों का भी पूछ सकते हैं। तो आपका दिमाग खुलना चाहिए, आप प्रश्न बनाना भी सीख जाइए साथ में। तो अब देखते हैं 14वां प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आपने पढ़ा है भी वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्र में होने के कारण ये चतुर और चालाक हो गए हैं। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बाजार में सामान बेचना और खरीदना। युवा वर्ग है वो मेहनत मजदूरी करने लगा है। बाहरी संस्कृति के संपर्क से इनके पहनावा, बोलचाल, रहन सहन है उसमें तेजी से बदलाव आ रहा है और इनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। 1883 में गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान के लिए सिरोही में समसभा की स्थापना भी की थी। राज्य और केंद्र सरकार भी इनके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं हैं वो इनको उपलब्ध करवा रही है, क्योंकि इनकी समझ विकसित हो रही है जैसे जैसे ये आधुनिक संस्कृति यानी दूसरे जो संस्कृति के लोग हैं उनके संपर्क में आ रहे हैं। तो ऐसी जो बातें मैंने बोली है आप अपनी किताब में भी देखेंगे। तो गोंड जनजाति से जस्ट पहले का जो पॉइंट है तो उसमें आप जरूर साथ में आप किताब को रखिएगा और उनमें से जो भी 2-4 जैसे चतुर चालाक हो गए हैं, ये बाजार में माल बेचते हैं और खरीदते हैं, ये मजदूरी करते हैं, इनका पहनावा, बोलचाल, रहन सहन है वो परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी और यानी इसकी जीवन शैली में चेंज आ रहा है। तो इस प्रकार की बातें अगर आपके उत्तर में निकल के आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे में से पूरे अंक दे सकते हो। और आपको लगता है अभी नहीं थोड़ा सा ये उत्तर थोड़ा सा हल्का है तो उस हिसाब से आप थोड़ा उस हिसाब से 1/4, 1/2 या 3/4 नंबर है वो काटते जाइए, क्योंकि आप अब टीचर की भूमिका में हो ताकि और फिर आपको अपने आप को अर्थात उस स्टूडेंट को समझाना है भी मैंने ये नंबर क्यों काटे। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है भील जनजाति के समाज और संस्कृति का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है और अगर आपने वीडियो से नोट्स बनाए होंगे तो मैंने इस टॉपिक की लाइनें आपको बताई थी भी 1-1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे लगभग 20-22 लाइनें मैंने इस टॉपिक की आपको बताई थी। अब क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको कितनी लिखनी चाहिए समाज और संस्कृति पे, यानी अगर आप समाज और संस्कृति है इस पर पूरा लेख है वो आपके। तो अब बात यह भी हमें कितना लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है तो मैं चाहूंगा आप कम से कम 8 से 10, कम से कम 8 पॉइंट तो आप लिखें, यानी उनके समाज और संस्कृति से जुड़ी 8 लाइनें। तो आप ऐसे ही पॉइंट बना लें, कैसे भी भील जनजाति के समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं ये लगा दें या हेडिंग समाज और संस्कृति लगा के भीलों की और अंडरलाइन करके, अंडरलाइन करना है आपको पॉइंट को, क्या लिखेंगे आप भील जनजाति के समाज और संस्कृति ये लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और नीचे आप कहानी लिखने की बजाय मैं चाहता हूं आप नंबर लगा के लिख दो, चाहिए से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या पैराग्राफ चेंज करके कम से कम आपके 8-10 बातें उसके अंतर्गत आ जाएं। थोड़ी सी हम रिवीजन करवाना चाहूंगा जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है भी ये पितृ सत्तात्मक समाज है, यानी घर का मुखिया पिता होता है, ऐसे लिख सकते हो। ये कुलों में संगठित होते हैं, प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। तीसरी बात आपको बताई थी युवा और वृद्ध भील के पत्नी जरूर होती है, इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। विवाह के लिए वर पक्ष को कन्या का मूल्य देना पड़ता है, दापा कहते हैं। विवाह करवाने वाले मध्यस्थ को बिचौलिया या बड़ालिया कहा जाता है। बाल विवाह की कुप्रथा इनमें नहीं होती, गोदना का प्रचलन इनमें पाया जाता है। गोल गधेड़ों प्रथा इनमें पाई जाती
जाती है। ये प्रकृति पूजक होते हैं, ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। इनके प्रमुख त्योहार होली और दीपावली है। प्रमुख नृत्य है वो घूमर और गेर है। प्रमुख मेला बेणेश्वर है। इनका झाड़ फूंक करने वाले भोपा होते हैं। धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाले भगत कहलाते हैं। इनका रणघोष फायरे फायरे हैं। इनके मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। तो ऐसे 20-22 पॉइंट आपने लिखे हैं। उनमें से अगर कोई भी, अगर आपने, मैं चाहूंगा कम से कम 8, ताकि एक पॉइंट आप, एक लाइन है वो आधे 1/4 की मान लो, 1/4 1/4 1/4 करके, तो उस हिसाब से कम 8 चीजों का उल्लेख उसमें हो जाना चाहिए। उस हिसाब से आप नंबर दे दीजिए। तो आप इनको पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आपको ये सारी 20 की 20-22 लाइनें परीक्षा के लिए तैयार करनी होती है। क्योंकि जैसे आपसे पूछ सकता है गोल गधेड़ों प्रथा का संबंध किस जनजाति से, तो पता होना चाहिए भी भीलों से संबंधित है। भीलों में विवाह करने वाले मध्यस्थ को क्या कहते हैं? बड़ालिया कहते हैं। तो हर लाइन भी अपने आप में एक प्रश्न है। फायरे फायरे रणघोष किस जनजाति का है? भीलों का है। या भीलों का रणघोष कौन सा है? फायरे फायरे हैं। भीलों के मार्गदर्शक को क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? इनका प्रमुख मेला बेणेश्वर धाम वाला है। या बेणेश्वर धाम का मेला का संबंध किस जनजाति से है? भीलों से है। तो यानी ये बहुत, देखिए कंपटीशन में तो राजस्थान कल्चर के जो आते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसी हिसाब से आपको कम से कम 8 चीजों का उल्लेख, यानी 8 बातें उसमें आ जानी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको उत्तर उसमें लिखना है, उस हिसाब से ही नंबर आपको यहां पर देना है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, और जो है विश्व की निम्नलिखित जनजातियों के निवास क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो कुल मिला के इस प्रश्न में मैंने 4 प्रकार की जनजातियों, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड, जो एस्किमो और बुशमैन हमने विश्व की जनजाति, भील और गोंड है वो भारत में पाई जाती है, उनके निवास क्षेत्रों पर बात का प्रश्न दिया। अक्सर एक प्रश्न आने की इसमें से संभावना रहती है। तो आप चारों, पहले एस्किमो का अलग अलग लाइनों में लिख दें। एस्किमो का निवास क्षेत्र आपको पता है, उसमें क्या लिख सकते हो आप? उसमें लिख दीजिए टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले हैं, या आप ये लिख दीजिए उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में रहते हैं। बस आधे आधे नंबर के हैं आपके। बुशमैन में आप क्या लिख दो? अफ्रीका महाद्वीप में है। आप कालाहारी मरुस्थल में है, ज्यादा प्रचलित नाम यही रहता है भी कालाहारी मरुस्थल में। हमारा दूसरा प्रश्न भी था, कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख जनजाति है ये। या आप ये लिख दीजिए 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। या आप ये लिख दीजिए बेचुआना लैंड के से संबंधित है। तो सबसे बढ़िया तो आपको यही लिखना चाहिए था भी कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो वो, तो इनमें इस तरीके से आप उसकी स्थिति बता सकते हैं, यानी निवास क्षेत्र भी ये कहां पर है वो चीज। तीसरा, भील जनजाति की बात करें तो राज्यों के नाम लिख दीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्यों में भील जनजाति है, 4 राज्यों के नाम लिख दीजिए। या आप अगर बाई चांस दिमाग में, पहली बात तो चारों राज्य आपको याद होने चाहिए, उसके अलावा आप अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है, ये भी लिख सकते हैं। पर अच्छा उत्तर यही रहेगा भी आप चारों राज्यों का नाम लिखें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती है। गोंड जनजाति की बात करें तो राज्यों के नाम लिख दीजिए। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो इस हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। और अब देखिए, आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या गोंड के सभी राज्यों के नाम नहीं लिखे, कोई बात नहीं। अगर आपने 2-2 राज्यों के नाम भी लिख दिए हैं तब भी आप अपना उत्तर को सही मानते हुए नंबर दीजिए। और भविष्य में ये कोशिश कीजिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति उसकी सही तरीके से प्रदर्शित कर सकें। तो ये थे आपके आज के स्माइल सेट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सेकंड का हल। और मैंने, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने सभी प्रश्नों को ओरली, आपको दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सुन सकते हैं, साथ में आपके बनाए हुए नोट्स और बुक की सहायता भी ले सकते हैं उत्तर को जांचने में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं भी किस प्रकार से चेक करना है, कितना उत्तर लिखा है उसके हिसाब से कितना नंबर आपको देना है। साथ में आप अपने नोट्स और बुक की सहायता अवश्य लीजिएगा, उसी हिसाब से नंबर देके लास्ट में आप आज का पेपर 20 नंबर का है, ध्यान दीजिए। पिछला पेपर 15 नंबर का था, ये 20 नंबर का। 20 में से आपके जितने नंबर आए हैं ऊपर लिख के नीचे 20 लगा के गोला लगा दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप अपने टीचर से, अभी नहीं संपर्क में हो, 21 के बाद जाके आप अपने टीचर से साइन जरूर करवाएं। एक चीज़ फिर कहूँगा, नंबर भले ही आपके 1 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, मैं नहीं मानता भी
सेशन के स्टार्टिंग में इससे कोई फर्क पड़ता है। आप कितने ही होशियार हो, आपका पेपर खराब हो रहा है तब भी कोई टेंशन नहीं। बस ये होना चाहिए अपनी गलतियों से आपको सबक लेना है, और आपको लगता है भी तैयारी कम है तो आपको रिवाइज करना है चैप्टर को। यूँ नहीं है भी बाद में करूँगा, नहीं, क्योंकि इसके बाद अगले संडे को 3rd चैप्टर का टेस्ट होना है। टेस्ट हर संडे चलते रहेंगे, लेकिन आपको कैसे भी करके समय निकाल कर एक बार इस दूसरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज अवश्य ही करना है, अवश्य ही करना है। आप डेली की एक जनजाति का रिवाइजन कर लें, जब भी टाइम मिले आप थोड़ा सा पढ़ दें। देखिए अब कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे रट्टे मारते हैं, भील को रटते हैं, भील 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 ये है, एस्किमो ये है। नहीं, मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप रिवाइज करें ध्यान लगाकर। आप जितने भी टाइम पढ़े, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, उस टॉपिक को जितना आप टाइम दे रहे हो, आप ध्यान लगाकर, जैसे आपको म्यूजिक पसंद है तो गाने पर कितना ध्यान देते हो आप, फिल्म पर कितना ध्यान देते हो, तो वो ध्यान लगाकर आपको उसको रीड करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बार बार अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रट्टे मत मारो आप, क्योंकि रट्टा मारोगे तो एक बार याद हो जाएगा, कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। तो इसलिए बार बार अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास आपको ध्यान लगाकर कंसंट्रेट होकर ही करना है। देखिएगा, आपने देखा है ना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, गांव में जैसे मैं मेरी मम्मी की बात करूँ, अनपढ़ है मम्मी, जैसे आस पड़ोस में शादी विवाह होते हैं तो उनके घर जाते हैं, आपकी मम्मी भी जाते होंगे, तो वहाँ पर आपको पता है वो इस प्रकार बैठ जाते हैं और गाने लग जाते हैं शादी विवाह के, तो अजीबोगरीब गाने से। और वो कोई उनका एक दिन गए वो भजन गीत गाया, दूसरे दिन गए वो गीत गाया, बड़ा होता है ना, गीत गाते हैं ऐसे, दादाजी की प्यारी रे बनड़ी जल भरण को जाती है, घूमती सड़क पर बनड़ो मिल गयो बनड़ी किधर को जाती है। ऐसे ही आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो क्या होता है, एक दिन गए, 2 दिन गए, रोज वही भजन वही गीत गाया जा रहा है, और दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ मम्मी झाड़ू निकाल रही है और उस गीत को गा रहे हैं। मम्मी ये कहाँ से सीखा? कर रोज जाती हो ना, वो उनके साथ बोलते बोलते याद हो गया। तो सोचिएगा, पढ़ने का तरीका भी तो यही है, इसके लिए आपको अलग से, यानी सारा सिस्टम हमारे जीवन में है, हम हमारे जीवन से ही सारी चीजें सीख सकते हैं। बस हम गौर ही नहीं करते इन चीजों पर भी, अरे हाँ यार, सिर्फ बार बार पढ़ने से, बार बार दोहराने से और अपने साथियों से बार बार चर्चा करने से भी कोई चीज सीखी जा सकती है क्या? तो देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। देखिएगा, मैं एक चीज कहूं, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर आपको बिगाड़ने वाले मिल जाएंगे, जीवन का सबक सिखाने वाले, जिंदगी में कामयाबी का ऊंचा मकान जो मुकाम है वो दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। आप उम्र के उस दौर में हो जहां बहुत से गलत विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, इसका डिसीजन आपको करना है, आप किस रास्ते पर जा रहे हो। एक दिन आप पेरेंट्स की भूमिका में होंगे तो सोचिएगा आप पर क्या बीतेगी जब आपकी संतान आपकी बातों को इग्नोर करेगी, आपकी नियम बनाए हुए उनको फॉलो नहीं करेगी। तो ये सबके साथ हम सामाजिक जीवन में जीते हैं, ये सबके साथ होना है। तो थोड़ा सा एक दिन आंखें बंद करके आप क्या कर रहे हो, किस रास्ते पर जा रहे हो, उसका मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। था तो आज का सेशन पेपर सॉल्यूशन का, लेकिन मैं चाहता था भी इसके साथ ऐसी जीवन में प्रेरणादायक बातों का भी इसमें जो समाहित है वो हो जानी चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने आपसे ये बातें की है, और उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी बातें अच्छी लगती होगी। इसका भी आप कमेंट बताएं, और मैं हमेशा आपके लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। जीवन में हो सकता है आपकी बहुत सी परेशानी हो, या तो परेशानियों का रोना रोइए आप, या उन परेशानियों को अपनी पावर बना ले भी मुझे जीवन में इन परेशानियों को समाप्त करना है। लेकिन उसके लिए आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई हो सकता है तो वो है आपकी किताबें, किताबें, किताबें। सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई हो सकता है किताबें, जो जीवन में आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकती है। तो इसलिए आप अननेसेसरी समय खराब नहीं करते हुए अपनी एनर्जी को, इस यूथ की एनर्जी को अपने अध्ययन कार्य से लगाइए, ताकि आपके आगे का जीवन सुखमय हो सके, आप जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें जो आपने सपने देखे हैं। जिन चीज़ों को आपने सपना देखा होगा, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरे पापा को बहुत बड़े हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में घुमाना है, मुझे ये करना, एक बड़ा बंगला बनाना है, उसके लिए आपको इस भट्टी में तपना होगा।
उम्मीद करता हूं आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहेंगे और इस पेपर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें भी यार कोई बात नहीं, तू पेपर दे तो सही। कुछ बच्चे पेपर इसलिए नहीं देते, उन्हें डर लगता है मेरे को प्रश्न के उत्तर नहीं आए तो, मेरे नंबर कम आ गए तो। अरे भाई एक चीज़ ध्यान रखिए, मेरे गुरु मुझे हमेशा कहते थे जो गिरते हैं वो, जो सह सवार होकर चलते हैं वही तो गिरते हैं। वो क्या खाक गिरेगा जो घुटनों के बल चलते हैं। यानी जब आपने प्रयास ही नहीं किया, प्रयास करोगे तभी तो गलती होगी, और गलती होगी तो आपको सीखने को मिलेगा। जब आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आप कैसे जीवन में आगे बढ़ पाओगे। आप आज जिस तरीके से आप अपने जीवन के बारे में पीछे होकर सोच के देखिए, आप ऐसे ही चलना स्टार्ट कर दिया था, क्या आपने ऐसे ही सोचना स्टार्ट कर दिया था? नहीं किया था ना। पहले आप किस तरीके से चले थे, पहले कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचते हो। तो जीवन में एक विकास होता है, डेवलपमेंट आपके साथ होता है। तो आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाइएगा और इसी प्रकार बने रहिएगा। और आपके जितने भी मार्क्स आए शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और अपने दूसरे साथियों को मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। प्लस पोलियो में बहुत काम किया, वहाँ का ये नारा मैं आपको देना चाहूँगा। अधिक से अधिक बच्चों को अपने इस ग्रुप के साथ, अपने इस चैनल के साथ जोड़िएगा, ताकि आपको खुशी होगी। वो कहेगा कल को भी यार मेरे इस दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया था, मुझे एक अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिला और मेरे ये नंबर आए। कहीं ना कहीं ज़रूर आपका नाम वो लाइफ में लेगा। हो सकता है अब नहीं लेगा, लेकिन एक दिन वो ज़रूर कहेगा। तो वो खुशी मिलती है जब किसी का हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जीवन में कुछ अच्छा कीजिएगा, सकारात्मक सोच आप रखिएगा और अपने नंबर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले तीसरे जो लेसन है आपका, जो अगले संडे को 11 बजे आपको पेपर मिलता है, शाम को 5 बजे के आसपास आपको पेपर का हल, और उसके बीच में कोशिश करूंगा आपके रिजल्ट को अनाउंस करने की। 12वां चैप्टर अपना चल रहा है, जिसका एक पार्ट आपका पूरा हो चुका है। मंडे को आप उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो साथ में उधर अपने सिलेबस को भी आगे बढ़ाएं और पीछे से रिवीजन कार्य भी कंटिन्यू रखें। बहुत इंजॉय करता हूं मैं आपके साथ इसके मेरे पढ़ाने को लेकर भी, और आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, इसी प्रकार बने रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।